हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। अब देखिए प्रकाश की कुछ घटनाओं में नंबर 1 पर है आपका परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल पर आपतित होकर तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये एक अपारदर्शी तल है और इस अपारदर्शी तल पर एक प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है और फिर यहां से टकरा के इसी माध्यम में चली जाती है। अब देखो इसको अगर हम बीच से इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो ये तो हो गया आपका आपतित किरण, ये कहलाएगी आपतित किरण, ये कहलाएगा परावर्तित किरण और ये बीच वाला भाग जो है ये कहलाएगा अभिलंब। इसको कहेंगे अपारदर्शी तल। इस तरह से परावर्तन की घटना परिभाषित होती है। अब सबसे पहले आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? हम देखिए परावर्तन के नियम मूल रूप से परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। नंबर 1 होता है प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी परावर्तन की घटना में आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 2, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। इस नियम के अनुसार आपतन कोण एवं
परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ये आपका पारदर्शी तल हो गया। आपतित किरण परावर्तित किरण और विलंब, ये कोण I और ये कोण R। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। इस प्रकार परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके पश्चात हम परावर्तक युक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि परावर्तक युक्ति क्या होती है, या परावर्तन के लिए हम कौन सी युक्ति काम में लेते हैं। तो जो युक्ति परावर्तन के लिए काम में ली जाती है उसे कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है ये समझेंगे हम। दर्पण किसी कांच के पृष्ठ को परावर्तक पदार्थ से लेप कर दिया जाए तब बनने वाली युक्ति को दर्पण कहते हैं। अब देखिए दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की शेप कुछ ऐसी होती है, गोलीय दर्पण की शेप कुछ ऐसी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है उसका हमेशा आंतरिक भाग जो है वो लेप किया जाता है, और अवतल दर्पण का हमेशा उभरा हुआ हिस्सा लेप किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण होता है। जिसका धसा हुआ भाग लेप किया जाए वो तो उत्तल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ भाग लेप किया जाए वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण सामान्य कोई भी समतल कांच की पट्टिका हो, उस समतल कांच की पट्टिका का एक भाग अगर परावर्तक पदार्थ से लेप कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति कहलाती है समतल दर्पण। किसी वक्राकार कांच की पट्टिका का एक भाग परावर्तक पदार्थ से लेप किया जाता है तो ऐसी पट्टिका कहलाती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण। अगर किसी वक्राकार कांच की पट्टिका का धसा हुआ भाग परावर्तक पदार्थ से लेप किया जाता है तो ऐसी पट्टिका कहलाती है उत्तल दर्पण। और अगर किसी कांच की पट्टिका का या वक्राकार कांच की पट्टिका का उभरा हुआ भाग परावर्तक पदार्थ से लेप किया जाता है तो ऐसी पट्टिका कहलाती है अवतल दर्पण। अब देखिए दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हम पढ़ते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी की सहायता से समझेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहले उत्तल दर्पण से पढ़ते हैं।
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। पहला है क्रम संख्या, फिर यहां पे आ जाएगी वस्तु या फिर बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। इसके बाद आएगी प्रतिबिंब की स्थिति, और इसके बाद आएगा प्रतिबिंब का आकार। तो ये आएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले देखिए, क्रम संख्या 1 में हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति होगी मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो आकार होगा बिंदुवत, बिंदुवत। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो देखो, जब आपके पास उत्तल दर्पण होता है जब आपके पास उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण के लिए प्रकृति हमेशा कैसी होती है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। दूसरा देखिए, नंबर 2। अब वस्तु को थोड़ा सा नजदीक लेके आते हैं तो वस्तु कहां पे रखते हैं? अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। वस्तु का आकार मूल वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक। नंबर 3 में देखो, वस्तु को थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अब वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आकार होगा समान, वास्तविक और उल्टा। नंबर 4 को देखो, थोड़ा सा और नजदीक लेके आते हैं तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य रखते हैं। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। प्रतिबिंब जो है उसका आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और आभासी और उल्टा होगा। नंबर 5 में देखिए, अब वस्तु को कहां रखते हैं? मुख्य फोकस पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो होती है अनंत तथा अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और आभासी और वास्तविक और उल्टा होता है। सॉरी। नंबर 6, वस्तु को कहां रखेंगे? मुख्य फोकस तथा ध्रुव
ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। अब ये होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो इसका आकार या प्रकृति जो होगी वो होगी आभासी तथा सीधा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बच्चों, आपके लिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम पढ़ेंगे कल।